आश्चर्यचकित हो गए विद्वान की इतनी समृद्ध सभ्यता जो थी हम लोगों की थी जिसका पतन हो गया। तो उसी के बारे में हम लोगों को जानना है। कुमार थपलियाल की पुस्तक पढ़ेंगे ना, तो ये जो मैंने कहानी के रूप में लिखा है वह मैं बतला रहा हूं, ऐसे कोई महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि 1853 में भारत में कहां से कहां के बीच रेल चलाया गया। मुंबई से थाने के बीच भारत में रेल की शुरुआत हो गई। अब इसको अन्य अन्य जगहों पर ले जाना था, तो लाहौर से कराची के बीच भी रेल पटरी का जो है वह निर्माण किया जा रहा था। अगल बगल बहुत सारे ईंट थे, तो ईंट की जरूरत थी, तो इंजीनियर लोगों ने या जो उसको करा रहे थे उन लोगों ने, ब्रेटन बंधु नाम है, विलियम ब्रेटन और जॉन ब्रेटन, इसमें नाम दिया हुआ होगा, है ना, जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन, तो इन्हीं के दिशा निर्देशन में कार्य हो रहा था। तो हुआ कि वह ईंट लाओ और ईंट ला करके लगा दो इसमें, लेकिन जब वह ईंट लाया गया तो देखा गया वह असाधारण ईंट था, अन्य ईंट की अपेक्षा वह असाधारण ईंट माना गया। लंबाई चौड़ाई चाहे उस पर चित्रकारी रोक दिया गया, नहीं, इसका मतलब है कि इसके इर्द गिर्द में कोई सभ्यता कोई संस्कृति छुपी हुई है, तो थोड़ा सा प्रमाण जो है वहां पर भी निकल करके आता है। उसी के बाद पुनः अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया था, जो आगे हम यहाँ बढ़ेंगे। और यह लॉर्ड कर्जन की बात है, कर्जन का नाम सुने हैं ना, इसी ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था। हम लोग जब भी कर्जन पढ़ते हैं तो उसमें लिखते हैं, और सबसे पहली बार यही ध्यान दिया था। तब सर जॉन मार्शल को महानिदेशक पुरातत्व विभाग का बना दिया गया। यहाँ लिख दिया गया है, मैंने अभी चर्चा किया 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई किया गया। पूछ देगा कि भारत की सबसे प्राचीन नगर का नाम बताएं, तो आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा ही होगा, क्योंकि यह सबसे प्राचीन यही है, इसी के बारे में हम लोगों को सबसे पहले जानकारी मिला था। तो यहाँ आप देखें, नामक स्थल की खुदाई किया गया, परिणाम स्वरूप इस नगरीय सभ्यता, इसकी मुख्य विशेषता है नगरीय सभ्यता के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली। अब इसमें पॉइंट दर पॉइंट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ नामकरण लिखा हुआ है। इस हड़प्पा सभ्यता को विभिन्न नामों से जानते हैं। अगर आप बीपीएससी पास करके जाएं, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम आप क्या कहेंगे, तो वही इसमें बतलाया गया, क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आप देखिए, नामकरण में बहुत सारा नाम है। सिंधु घाटी की सभ्यता है ना, मतलब सिंधु नदी के इर्द गिर्द क्षेत्र मिला, तो विद्वानों ने इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रख दिया। अब इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि किसने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा? सर जॉन मार्शल ने 1924 में इसका नाम, जो यहाँ लिखा हुआ है, 1924 में इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया। अगर पूछा जाएगा तो आप जवाब दीजिएगा। और भी नाम से जानते हैं इसको, मेलुहा सभ्यता। यहाँ देखिए, मेसोपोटामिया, वर्तमान का इराक। मेसोपोटामिया का मतलब क्या? जो इराक देश है वर्तमान का है। सिंधु नदी घाटी को मेलुहा कहा गया मेसोपोटामिया में। ऐसे भी सिंधु का प्राचीन नाम मेलुहा है, तो इस नाम पर इस सभ्यता का नाम मेलुहा सभ्यता रख दिया गया। अभी पूछा नहीं गया है। प्रस्तर धातु जुगीन सभ्यता, इसको समझना है। प्रस्तर का मतलब पत्थर, पाषाण, समझ रहे हैं ना। तो पहले किसका औजार बनता था? पत्थर का, प्रस्तर का। और इस काल में आने लगे तो किसका औजार बनने लगा? तो दोनों शब्द को मिला दिया, प्रस्तर धातु जुगीन सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद कांस्य जुगीन सभ्यता, यह आपको याद रखना है। यह विकल्प में दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को किस सभ्यता से या किस काल से जोड़कर देखते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा? इस सभ्यता में सबसे ज्यादा कांस्य का प्रयोग हुआ था, धातु का, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य जुगीन सभ्यता भी कहते हैं। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सभी तरह की परीक्षाओं में। इसलिए इतना जो मैंने पॉइंट बतलाया उसमें सबसे पहले आपको यह याद रखना है, कांस्य जुगीन सभ्यता। देखिए यहां लिखा भी हुआ है, जो हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं। पवित्र धातु की चर्चा हम लोग किए ना। भारत में सर्वप्रथम तांबे के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ, इसलिए तांबा को पवित्र धातु कहा गया। हड़प्पा सभ्यता में लोहे के बारे में जानकारी नहीं था, यह बीपीएससी में आ चुका है। लोहा तो इसके बाद आएगा, उत्तर वैदिक काल में आएगा, ऋग वैदिक काल में भी जानकारी नहीं था।
तो यह महत्वपूर्ण है, जानकारी ही नहीं था हम लोगों को लोहा के बारे में, तो यह पॉइंट यहाँ दिया गया है। अब हमने कहा था कि सबसे उपयुक्त नाम क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? क्यों? हाँ, क्योंकि पुरातात्विक दृष्टिकोण के अनुसार किसी सभ्यता का जब क्षेत्र विस्तारित हो जाता है तो उस सभ्यता का नाम उसी के नाम पर रखा जाता है जिस स्थल के बारे में सबसे पहले जानकारी मिला हो। तो सबसे पहले हम लोग 1921 में किसकी जानकारी मिली? हड़प्पा की जानकारी मिली। शुरुआत से आप देखिए ना, 1826 में किसकी जानकारी मिली? चार्ल्स मैसन को हड़प्पा, वहीं से नहीं इसको प्रमाण मिला। फिर 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा से ही लिपि मिला था, तो यहाँ भी हड़प्पा। 1875 लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया, उन्होंने इसी स्थल पर अपना सर्वेक्षण का कार्य किया और तब यह उठा करके यहाँ रख दीजिए 1921। तो किसके बारे में, किसकी पहली खुदाई की गई? तो सब जगह हड़प्पा। और इसका क्षेत्र जब विस्तारित हुआ कितना? 12,99,600। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल आप देख लीजिए कितना बड़ा है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इसलिए वर्तमान में सबसे उपयुक्त नाम क्या हो जाएगा? तो यही अगर आपको इंटरव्यू में पूछे तो आप यह बतला सकते हैं, सभी बुक में लिखा हुआ है। यही सबसे आधुनिक अनुसंधान के अनुसार हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तारित क्षेत्र हो गया। सबसे पहले यही उत्खनन का कार्य संपन्न किया गया, इसलिए सबसे उपयुक्त नाम वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता है। यह हम लोगों का जवाब होगा। तो यह नामकरण हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है? क्षेत्रफल। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल प्राचीन विश्व की सभ्यताओं में बड़ी सभ्यता के रूप में माना जाता है। मैंने अभी यहाँ लिख दिया, जो यहाँ पर है। इसका क्षेत्रफल कितना था? 12 लाख। ठीक है, यह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसका जो आकार है ना, आप जब देखेंगे तो ऐसे दिखाई देता है। किस तरह का? त्रिभुजाकार। परीक्षा में पूछ देते, आकार जो है इसका दिखलाई देता है। इसी में जैसे हम लोग ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, पूरब, पश्चिम, यही ना उत्तर होगा। दक्षिण। तो परीक्षा में कभी पूछ देगा सर्वाधिक पूर्वी स्थल, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, सर्वाधिक पश्चिमी स्थल। ठीक है, तो उत्तर में मांदा, कश्मीर में है यह। पूरब में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, मेरठ जिला। और यहाँ सुतका गिंडोर, बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान के। और यहाँ दक्षिण दायमाबाद, महाराष्ट्र। तो यह अगर इस तरह से पूछे ना तो आप यह भी जवाब दे देंगे। आगे भी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे और तब इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो यह त्रिभुज आकार का जो है वह दिखलाई पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ निर्माता, यह आप देखिए निर्माता। हड़प्पा सभ्यता के जनक कौन थे? तो यहाँ कुछ पॉइंट है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के जनक के बारे में विद्वानों में एक समान मत नहीं है। भाषा विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, कला एवं संस्कृति तथा पुरातात्विक स्रोत के आधार पर विद्वानों ने अपना अपना मत जो है वह प्रस्तुत किया था। डिफरेंट टाइप का मत है, यहाँ देखना है हम लोगों को। अब मैंने यहाँ सारणी बना दिया है। एक तरफ विद्वान का नाम है, दूसरी तरफ इसके जनक कौन थे इनका कथन है। तो सर जॉन मार्शल क्या कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जनक जो थे वह सुमेरियन थे। मार्टिमर व्हीलर, ये काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, मार्टिमर व्हीलर, यह भी सुमेरियन ही कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता और सुमेर की सभ्यता मिलती जुलती है। तो इनका कहना था कि वहीं से लोग आए और हड़प्पा सभ्यता को जन्म दिया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। मुख्य परीक्षा में भी यह पूछा जाता है, विश्लेषण का काम है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि नहीं कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं कि सुमेर के लोगों ने जन्म दिया, क्योंकि
सुमेर की लिपि दूसरी लिपि है और हड़प्पा सभ्यता की लिपि दूसरी लिपि है। अगर सुमेर के लोग आए होते तो अपनी लिपि को देते ना। सुमेर की लिपि को क्या कहते हैं? किलाक्षर। यह जो शब्द लिखा हुआ है ना, तो इसमें देखिएगा, उसको लगता है कि नुकीला जैसा बाहर जो है निकला हुआ है, तो किलाक्षर लिपि कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि को क्या कहते हैं? चित्रात्मक लिपि कहते हैं, सांकेतिक लिपि कहते हैं, ब्रिस्टोफेडन लिपि कहते हैं। तो हड़प्पा की लिपि ऐसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे करके। लेकिन यह एक ही तरफ से लिखा जाता है, तो इसलिए नहीं मानेंगे हम। सुमेर की सभ्यता में आप जाएंगे तो पुरोहित और मंदिर का भरमार है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। तो बहुत सारा तर्क है जिससे हम कह सकते हैं कि यह लोग नहीं थे। वह मेंस की बात है, हम लोग पीटी के लिए पढ़ रहे हैं। राखलदास बनर्जी क्या कहते हैं? द्रविड़। यही सर्वमान्य मत भी है कि द्रविड़ लोगों ने इस सभ्यता को जन्म दिया था। डॉक्टर गुहा के अनुसार क्या? मंगोल, ये जो आप मंगोल देख रहे हैं, और अल्पाइन मिश्रित जाति के लोगों ने। तो वह दो जाति कौन थी? एक थी मंगोल और दूसरी। और यहाँ सर्वमान्य मत, अधिकांश विद्वानों का क्या कहना है? तो हम लोग भी यही कहेंगे। अगर अधिकांश की बात आ जाएगा तो द्रविड़ नाम दे के पूछेगा तो ऐसे आप कर सकते हैं। अभी तक बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन जो है वह नहीं आया है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सभ्यता के जनक विदेशी नहीं बल्कि भारतीय थे। अब है काल निर्धारण। आखिर में हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था, जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसमें भी वही बात है, विद्वान एक मत नहीं है और अपने अपने अनुसार इन्होंने काल का निर्धारण कर दिया है, जो हम लोग यहां देखेंगे। अब अल्पाइन कहाँ की जाति थी? यह हमको लगता है कि ऑस्ट्रेलियन के करीब होगा, हम पूरा कंफर्म नहीं है। विद्वान का नाम यहाँ दिया हुआ है, काल यहाँ दिया हुआ है। अब विद्वान लोग ने काल का निर्धारण यहाँ किया। सर जॉन मार्शल 3250 से 2750 ईसा पूर्व कहते हैं, मैंने 500 वर्ष निर्धारित करते हैं। अर्नेस्ट मैके क्या कहते हैं? 2800 से 2200 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं? 2500 से 1500 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार क्या है? तो यही महत्वपूर्ण है, एससीईआरटी का पॉइंट है कि रेडियो कार्बन तिथि 2300 या 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व मानता है। इसमें समाप्त हो गया। इसका चरम उत्कर्ष काल क्या था? तो 2000 BC सबसे शिखर पर यह पहुंचा हड़प्पा सभ्यता, और वहां से जो है इसका पतन जो है वह शुरू होने लगता है। तो रेडियो कार्बन तिथि और सर्वमान मत भी यही है। तो यह 2 पॉइंट सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे, इसका काल का। उसके बाद यहां लिखा हुआ है स्वरूप। अगला पॉइंट हम लोग का है हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप को 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए यहाँ नगरीय सभ्यता और शांति मूलक स्वरूप। तो यह तो इसकी विशेषता भी है हड़प्पा सभ्यता की। नगरीय सभ्यता उत्खनन से जो प्रमाण मिला यह स्पष्ट कर देता है कि पूर्ण रूप से यह नगरीय सभ्यता था। जैसे मान लीजिए कि इस समय के नगर आप देख रहे हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। शांतिमूलक संस्कृति, 2000 से ज्यादा स्थलों की खुदाई हुई है। कहीं से भी युद्ध करने वाला हथियार औजार हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हाँ, चाकू मिला है जो सब्जी काटा जाता है घरेलू कार्य के लिए। इसलिए विद्वानों का कहना है कि यह शांति प्रिय लोग रहे होंगे। इन लोगों ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। भले इन लोगों पर आक्रमण हो गया होगा, वह अलग बात है। और यहीं से शांति वाला बात निकाल करके महात्मा बुद्ध के साथ हम लोग जोड़ते हैं। आगे चलते हैं तो सत्य और अहिंसा गांधी जी के साथ जोड़ते हैं। और भारत आज भी शांति प्रिय देश के रूप में माना जाता है ना, गुट निरपेक्ष है ना भारत, पंचशील। तो वह अगर आप मुख्य परीक्षा में लिखें तो यहाँ से यह पॉइंट लें, ये तो हड़प्पा सभ्यता का अनुकरण किया गया है। बाद में चल करके महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने भी इसी चीज को अपनाया। राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी ने भी इसी चीज को अपनाया। और आज भी भारत जब आजाद है तो शांति प्रिय देश के रूप में इसको माना जाता है, क्योंकि यह गुट निरपेक्षता की बात करता है, यह पंचशील सिद्धांत की बात करता है। तो यही है इसका स्वरूप। अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यही नगर नियोजन प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अब इसमें कुछ है पॉइंट
जो आपको यहाँ बतलाया जाएगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। पहला क्या है, 2 स्तरीय नगर। इस सभ्यता के अंतर्गत जो भी नगर बसाए गए थे ना, 2 भागों में बांट दिए गए थे। एक है दुर्ग और दूसरा है निचला शहर या निचला स्तर भी कहते हैं। तो दुर्ग में धनवान व्यक्ति लोग रहते थे और निचला शहर में गरीब और निम्न तबके के लोग रहते थे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख तो पढ़े नहीं गए हैं, लेकिन जो साक्ष्य मिला है वह इंगित करता है। दुर्ग जो बनाया गया था ना यहाँ, जैसे मान लीजिए कि यह बहुत चबूतरा बना दिया गया, जो नींव हम लोग कहते हैं बहुत ऊंचा, और उसके बाद यहाँ घर का निर्माण किया गया और चारों तरफ से इसको घेर दिया गया, दुर्गीकृत कर दिया गया। इसके नीचे जो है यह निचला शहर मिला है। तो गरीब लोग इसमें कैसे रहते थे पता चलता है, बैरक का प्रमाण मिला है। किसी भी प्राइवेट फैक्ट्री वगैरह रहती है ना, तो उसमें मजदूरों के रहने के लिए, श्रमिकों के रहने के लिए, कुछ स्टाफ के रहने के लिए फ्लैट वगैरह बना हुआ रहता है। तो जो जिस पद पर है, गन्ना उद्योग ले लीजिए बिहार का हम लोग है, तो गन्ना उद्योग में आप जाएंगे प्राइवेट में देखेंगे तो जो अधिकारी पद पर है उनको फ्लैट दिया जाता है, और जो श्रमिक वर्ग में है, मजदूर वर्ग में है, तो ऐसे ही एक एक रूम का घर बनाया गया, 2 आदमी 4 आदमी रहता है, सार्वजनिक उसमें शौचालय रहेगा, बाथरूम रहेगा, किचन रहेगा, उसको बैरक कहते हैं। तो निचला शहर में यह बैरक का प्रमाण मिला है। इसी आधार पर विद्वानों ने निष्कर्ष निकाल लिया कि यहाँ मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग या गरीब वर्ग के लोग जो है वह रहते होंगे। तो यही 2 स्तरीय है। अब इसमें एक क्वेश्चन हम लोगों को बन जाएगा। मैंने अभी कहा कि 2000 से अधिक स्थलों की खुदाई की गई है। सबकी क्या की गई है? घेराबंदी, दुर्गीकृत किया गया। एकमात्र स्थल है जिसकी घेराबंदी नहीं की गई, तो उसी को याद रख लेना है। कौन स्थल है वो? चान्हुद्रो। एकमात्र स्थल जिसकी घेराबंदी नहीं किया गया है। तो विशेषता है यह जल प्रबंधन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत उत्तम कोटि का जल प्रबंधन था। आज भी भारत में ऐसी जल प्रबंधन हम लोग कह सकते हैं, अपवाद में कहीं अगर मिल जाए, क्योंकि हम लोग सब शहर घूमे नहीं है, लेकिन हमको जहाँ जहाँ गए नहीं दिखाई देता है। उत्तम कोटि के जल प्रबंधन का प्रमाण, छोटी छोटी नालियाँ थी, बड़ी नालियों में जाकर के मिल जाती थी, प्रतिदिन उसकी सफाई किया जाता था, और 3 मंजिला तक घर मिला है तो बांस का पाइप लगा करके गंदे पानी का निकास की भी व्यवस्था की गई थी। तो 2 बात याद रखिएगा। यहाँ परीक्षा में पूछेगा, उत्तम कोटि के जल प्रबंधन का प्रमाण कहां से मिला? धौलावीरा से। देखिए पहले कौन था? कालीबंगा था, लेकिन अब उत्खनन किया 1990-91 में धौलावीरा का उत्खनन किया गया रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। तो इससे भी उन्नत कोटि का जल प्रबंधन का प्रमाण कहां से मिल गया? धौलावीरा। तो अब आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना है, अब आंसर धौलावीरा। मान लीजिए अभी उत्खनन पटना का कर दिया जाए, यहां से इससे भी अच्छा मिल जाए, तो आंसर बदल जाएगा, तो पटना हो जाएगा। तो वर्तमान में धौलावीरा से सबसे उत्तम कोटि के जल प्रबंधन का प्रमाण मिला है। अब सड़क प्रबंधन जो नगर में होता है, वही सब चीज आपको यहां देखना है। यह भी आप देख सकते हैं, सड़क प्रबंधन बिल्कुल यह पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक दूसरे को समकोण पर यहाँ काटती है, बिल्कुल सीध में बनाया गया था। और इसी के बगल में यह सब नाली है। यह सड़कें थोड़ा सा ऐसे नुकीला ऊंचा टाइप के बीच में बना दिया गया था यहाँ पर, कि वर्षा का पानी हो तो ऐसे थोड़ा सा बीच में उठा रहेगा, तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। इस प्रकार से यह व्यवस्था किया गया था। और शतरंज बोर्ड के समान जो है ना, यह शहर जो है वह शतरंज बोर्ड के समान दिखलाई पड़ता है, जिसको ग्रिड प्रणाली कहते हैं। ग्रिड प्रणाली नहीं दिखलाई देता है आज के भारत में ऐसी सड़क प्रबंधन की जो हम लोग बात करें। आप देखिए 9 मीटर, और गली जो थी वो लगभग 3 मीटर चौड़ा थी। तो चौड़ा सड़क का भी निर्माण उस समय किया गया था। ईंट का अनुपात यह पूछा गया परीक्षा में, तो यही अनुपात है 4:2:1। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की मैं बात कर रहा हूं, तो ईंटों का अनुपात जो था यह था। भवन निर्माण, अब अगला पॉइंट हम लोगों का है भवन निर्माण। यहां से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो भवन निर्माण में हम लोग स्नानागार, बृहद अन्नागार, गोदीवाड़ा, पुरोहित का आवास, यह सब चीज हम लोग शामिल करते हैं। तो पहला क्या है? तो यही पूछेगा आपसे, कहां से मिला। फिर हम लोग स्थल पढ़ेंगे तो यहाँ चर्चा करेंगे। यह मोहनजोदड़ो से मिला है।
39 फीट लंबा है, 23 फीट चौड़ा है, लगभग 8 फीट गहरा है। सार्वजनिक कार्य के लिए इसको खोला जाता था। वर्तमान में जो हम लोग स्विमिंग पूल देख रहे हैं उसी तरह का कॉन्सेप्ट वहाँ पर था। उतरने के लिए सीढ़ी बनाया गया था। जो स्विमिंग पूल बनाया गया उसके चारों कोनों पर रूम बनाया गया था। विद्वान कहते हैं यह कपड़ा बदलने के लिए, चेंज करने के लिए बनाया गया होगा। तो यह हम लोगों को परीक्षा में पूछा जाता है। यह विटामिन मैंने लिखा है। जो नीचे जो है उस समय तो सीमेंट की बात नहीं थी, कीचड़ नहीं आ जाए, गंदला पानी नहीं हो जाए, तो नीचे विटामिन का लेप लगा दिया जाता था। बिल्कुल वह सीमेंट जैसा कार्य करता था। एक तरफ से स्वच्छ पानी आता है। स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट क्या है? एक तरफ से स्वच्छ पानी आता है, दूसरी तरफ से पानी गंदा निकलता रहता है, तो कभी वह गंदा होता ही नहीं है। तो वह कॉन्सेप्ट यहां पर भी था। अन्नागार, यह भी कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला है। यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। बृहद स्नानागार सबसे बड़ी इमारत नहीं है, अन्नागार। अन्नागार समझते हैं ना? जैसे गोलघर, जैसे पटना का गोलघर अंग्रेजों ने बनवाया था कि इसमें अन्न रखा जाएगा। जब कोई उस तरह की विपदा आएगी, अकाल आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, तो यहाँ अन्न जो है बांटा जाएगा। इसलिए 1786 में पटना के गोलघर का निर्माण जो है वह किया गया था। तो उसी तरह का यह अन्नागार था। गांव में आज भी मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको देहरी, कोठार, ऐसे नाम रखते हैं ना। मैंने विभिन्न जगह में विभिन्न नाम है। हम लोग के यहाँ भी गाँव में है, दिखलाई पड़ता है, उसमें अन्न रख दिया जाता है। गोदी बाड़ा, यह कई बार पूछा गया परीक्षा में, विभिन्न परीक्षाओं में। यह कहाँ से मिला? गोदी बाड़ा। इसी बंदरगाह से सर्वाधिक विदेशों के साथ व्यापारिक कार्य किया जाता था। लोथल एक बंदरगाह नगर था, लोथल एक गोदीबाड़ा था, या इसको पतन भी कहते हैं, डॉकयार्ड भी कहते हैं। कोई भी शब्द दे दे, आपको लोथल ही आंसर देना है, डॉकयार्ड। तो यह लोथल से गुजरात में है, आगे चर्चा करेंगे हम लोग। तो यह याद रखिएगा। पुरोहित का आवास, यह अभी तक पूछा नहीं है, यह भी मोहनजोदड़ो से मिला है। यह पुरोहित का आवास मतलब स्पष्ट कर देता है कि पुरोहित का स्थान प्रथम था। लेकिन मंदिर का प्रमाण मिला है क्या? नहीं मिला है। मंदिर तो गुप्त काल में जाकर के बनता है, तो किसी भी स्थल से मंदिर का प्रमाण जो है वह प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद सभा भवन, यह भी मोहनजोदड़ो से मिला है। जो कहना है यहाँ तो राजा रानी की कहानी है नहीं, उत्खनन से नहीं मिला, तो यह प्रशासनिक भवन के रूप में रहा होगा। जैसे वर्तमान का नगर निगम, नगर पालिका, समझ रहे हैं ना? तो नगर की प्रशासन नगर पालिका या नगर निगम देखती है, तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट वहां रहा होगा और उनके द्वारा प्रशासनिक कार्य किया जाता है। क्योंकि राजा महाराजा का कोई भी प्रमाण हम लोगों को नहीं मिला है। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय थे कि ग्रामीण? नगरीय सभ्यता थी। तो नगर नियोजन प्रणाली हम लोगों का यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अब प्रमुख स्थल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि कहां से क्या मिला। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ सारणी बनाया है, इसी में सब कुछ है। बढ़े ना आगे। मैंने लिख दिया स्थल, उत्खनन वर्ष, उत्खनन कर्ता, किस नदी के किनारे, वर्तमान में क्या स्थिति, तो सब कुछ मैंने यहाँ दे दिया है। हड़प्पा स्थल आप लोग जान रहे हैं कब खुदाई हुआ और किसने किया, किस नदी के किनारे। वर्तमान में मांटगोमरी जिला जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान में, तो यह यहाँ पर बतलाया गया है। उसी तरह से मोहनजोदड़ो आप देखेंगे 1922 राखलदास सिंधु, यह भी वर्तमान में पाकिस्तान। चान्हुद्रो 1931 जीएन मजुमदार, गोपाल ननी मजुमदार, जीएन मजुमदार को कहते हैं, सिंधु नदी के किनारे सिंध और पाकिस्तान, ये भी है। लोथल 53 से 60 रंगनाथ राव, भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद। तो यह एक सारणी है, आगे हम लोग चर्चा इसकी करेंगे। लेकिन यह पहला है ना, तो यह पूछ दिया जाता है, तो हम लोग पहला वाला को पहले याद रख लेंगे। हड़प्पा से संबंधित जो है वह महत्वपूर्ण, ठीक है। अब उसी तरह से यह है कालीबंगा 1961 बालकृष्ण थापर
और बीबी लाल, ब्रजवासी लाल, या वी होगा, ब्रजवासी लाल और बीके थापर, या घग्गर नदी, गंगानगर, राजस्थान। बनावली 1973 से 74 RS बिष्ट है, यह नदी की बात नहीं है, सब नदी के किनारे नहीं थे। हिसार हरियाणा। धौलावीरा, यह बहुत बाद में खुदाई हुआ, 1990-91 देख रहे हैं। RS बिष्ट यहाँ RS, यह दो नदियों के बीच, मानहर और मानसर नदियों के बीच वाला यह क्षेत्र है, कच्छ जिला, गुजरात में। पहले क्या था कि 2000 से अधिक स्थलों की खुदाई की गई थी, SCRT कहता है, तो 6 को नगर की संज्ञा दी गई थी, लेकिन बाद में धौलावीरा भी मिल गया, तो अब संख्या कितनी हो गई? तो अब वर्तमान में 7 को नगर की संज्ञा दी गई है। अब क्या क्या मिला यही आपको दिमाग में रखना है, सब चीज नहीं, कुछ ऐसा पॉइंट है इसमें जो होगा, जो एक एक शब्द लिखा हुआ वह हम लोगों को परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे हड़प्पा से, यहाँ से 2 पंक्ति में अन्नागार का 6 प्रमाण मिला है। अभी हम लोग चर्चा किए तो मोहनजोदड़ो से भी मिला है, अन्नागार मिला है ना, तो या तो 2 बात हो गई, लेकिन वहां शब्द क्या है, शब्द पर ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन गलती नहीं होगा। सही है आप लोगों का कंसेप्ट। सबसे बड़ा, और यह पंक्ति बंद यहां मिल रहा है, ठीक ना, वो संख्या 6 का बतला रहा है, तो यह जब शब्द दे के पूछेगा 6 वाला या पंक्तिबद्ध, तब आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन अभी पूछा नहीं है, पूछा गया यही जो सबसे बड़ा या अन्नागार कहाँ से मिला है, तो वह मोहनजोदड़ो से। तो शब्द पर ध्यान देना है। मोहनजो, यहाँ से गेहूं और जौ का साक्ष्य, अब यहाँ गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है ना, तो यह पूछ देगा आपको कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था। वही इसलिए पूछता है गेहूं और जौ। अभी हम लोग पढ़े थे जौ, और क्योंकि जौ सबसे पहले मिला था, यहाँ 2 खाद्य प्रमुख है। अब जब वैदिक में जाएंगे ना, तो यहाँ यह गेहूं और जो जौ आप देख रहे हैं, तो चावल और गेहूं और चावल हो जाता है, वह चेंज होता है कॉन्सेप्ट, तो इसलिए यह ध्यान देना है। कब्रिस्तान यच और समाधि R37 का भी प्रमाण मिला है, यह हड़प्पा सभ्यता से। यह इंगित करता है, यह सिंबल है मान लीजिए R, और यहाँ से 37 मिला, तो इसी को कहते हैं R37। और कब्रिस्तान यच, इसका आकार जो है वह H आकार का होगा, इसलिए यह नाम रख दिया गया कब्रिस्तान यच। अब मोहनजोदड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कई नाम है, प्रेतों का टीला या लाशों की समाधि या मृतकों का टीला। सिंधी शब्द है, तो इसी शब्द का यह अर्थ है। अब यहाँ से बहुत सारा चीज मिला है, जो बोल्ड किया गया उसको पहले याद रखिएगा। बृहद स्नानागार, यह बोल्ड है। अन्नागार, पुरोहित का आवास, सभा भवन, सूती वस्त्र, वह बोल्ड नहीं है, यह कांसे की नर्तकी की मूर्ति। अग्निकांड और मलेरिया का प्रमाण भी यहाँ से मिला है। तो 2-3 पॉइंट पहले याद रख लीजिएगा, जो यहाँ बोल्ड जो है दिया गया है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन हम लोगों का नहीं छूटे। सब याद हो गया था, अच्छी बात है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि आज यह समाप्त नहीं होगा। चान्हुद्रो, यह मोहनजोदड़ो से लगभग 134 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से देखिए, यहाँ यह स्थल है, और यहाँ से झूकर और झांगर संस्कृति का प्रमाण, यह जगह का नाम है। ऐसे समझिए ना, जैसे पटना, और हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं पटना में इस समय, नया टोला में। तो पटना के अंदर भी एक हो गया ना, मोहल्ला हो गया ना। उसके बाद भिकना पहाड़ी की हम लोग बात करते हैं, इधर खजांची रोड की बात करते हैं, आगम कुआं की बात करते हैं। तो उसी तरह से चान्हुद्रो में यह जगह है, इतना विकसित हो गया था कि झूकर और झांगर संस्कृति इसका नाम दे दिया गया। लोग सौंदर्य प्रिय थे, सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करते थे, मतलब फैशन प्रस्त थे। तो देखिए, लिपस्टिक का भी प्रमाण यहाँ से चान्हुद्रो से हम लोगों को मिला है। कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए का भी प्रमाण मिला है। कुत्ते के द्वारा ईंट जो है बना करके रखा गया था, तो धूप में सुखाने के लिए। तो आज भी हम लोग देखते हैं कि बिल्ली का पीछा जो है कुत्ता करता है। तो विद्वानों का कहना है कि उस समय कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया होगा, बिल्ली उस ईंट पर से दौड़ गई,
और उसके पीछे पीछे कुत्ता दौड़ गया, तो आगे आगे बिल्ली का पंजा है और पीछे पीछे कुत्ता का पंजा है। तो उसी से निष्कर्ष निकाला गया कि कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते होते। इससे क्या प्रमाणित होता है? कम से कम कुत्ता और बिल्ली तो उस समय थे, यह प्रमाणित होता है। मन का उद्योग, यह ऐसे मोती जैसा होता है, गोल गोल, इसको गूंथ लीजिएगा तो हार हो जाएगा, पहन लिया जाता था। तो खिलौना में भी प्रयोग किया जाता था, हार के लिए भी प्रयोग किया था, जिसको मनका उद्योग कहते हैं। अधिकांश मनका का निर्माण किस का? तो यह याद रखिएगा, मोहर और मनका। सेलखड़ी, स्टेटाइट, मिट्टी का भी बनता था, तो मिट्टी में कुछ और केमिकल वगैरह मिला करके, धातु वगैरह मिला करके सेलखड़ी उसको कहते हैं। तो सब अधिकांश जो है मोहर और मनका सेलखड़ी का बनाया गया। स्टेटाइट भी इसको कहते हैं, सेलखड़ी को, यहाँ लिखा हुआ है। अब है लोथल, यह एक बंदरगाह नगर था। तो यही पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह नगर था? तो लोथल, यहाँ से चावल का प्रमाण मिला है, फारस की मोहर मिली हुई है, मिस्र की मम्मी मिली हुई है, गोरिल्ला, पंचतंत्र की चलाक लोमड़ी, हवन कुंड, चक्की के दो पार्ट। चक्की के दो पार्ट समझते हैं, जाता समझते हैं ना, जो गांव देहात में अब तो विलुप्त होते जा रहा है, लेकिन वही चक्की का दो पार्ट। युगल सावधान, युगल सावधान समझ रहे हैं? युगमित सौ माने मिस्र की मम्मी विश्व प्रसिद्ध है जी, 7 आश्चर्य में भी उसको शामिल किया जाता है। मिस्र की मम्मी का मतलब यह है कि मिस्र में जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष लेप लगा करके, और उसको मम्मी मतलब जो कॉफिन समझते हैं ना, जिसमें शव को रख करके ले जाया जाता है, तो उसमें रख दिया जाता है। वह सड़ता गलता नहीं है, वही तो विश्व के 7 आश्चर्य में शामिल किया गया। लोग उसी के लिए जाते हैं पर्यटन के रूप में। हजारों वर्ष पुराना अभी शव वैसे ही रखा हुआ है और दिखाया जाता है म्यूजियम में। तो वही है मिस्र की मम्मी। गोरिल्ला, पंचतंत्र की चलाक लोमड़ी, मैं यहाँ आ गया था। जुगल समाधान माने पुरुष और महिला का शव एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण। तो कुछ विद्वान क्या कहते हैं? सती प्रथा रहा होगा। प्रमाणित हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि सती प्रथा की शुरुआत प्रमाण हम लोग कब मिला है? 510 ईस्वी में, गुप्त काल में। तो यह अंदेशा जताया गया है। उसके बाद साथ ही हाथी दांत का पैमाना और मनका तथा गुड़िया उद्योग का प्रमाण। इतना हम लोगों को याद नहीं रखना है। चावल का यहीं से प्रमाण मिलता है, फारस की मोहर है, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो यह आप याद रखिएगा, बंदरगाह नगर। जगह तो विस्तारित है ना, 6ठा या 7वां स्थान है बड़ा। कालीबंगा, इसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ी होता था तो जला देता। यहाँ जूते हुए खेत का, तो बीपीएससी में पूछ दिया गया, या बंदरगाह भी पूछ दिया गया। जूते हुए खेत का प्रमाण, अगर वह शब्द नहीं देगा तो दे देगा हल कुंड का प्रमाण। 2 क्यारियों में यह बटा हुआ है ऐसे, एक में चना और एक में सरसों। चना और सरसों रबी की फसल है कि खरीफ की फसल? खरीफ का, रबी का ना, दोनों एक साथ बोया जाता है। तो इसका प्रमाण यहां से हम लोगों को प्राप्त हो गया है। यहां से हवन कुंड और ये तो कालीबंगा में जाएगा ना, कालीबंगा। यहां से हमने चर्चा पहले भी किया था कि उत्तम कोटि का जल प्रबंधन पहले, लेकिन अब धौलावीरा। हवन कुंड यहाँ अलंकृत ईंट, माने ईंट बना करके उस पर विभिन्न छाप, विभिन्न चित्रकारी किया गया है, उसको हम लोग अलंकृत ईंट कहते हैं। तो यह कालीबंगा से ही मिला, अन्य स्थान से नहीं मिला। बनावली, यहाँ से उत्तम कोटि का जौ, गेहूं और जौ का प्रमाण कहाँ से मिला है? लेकिन यहाँ क्वेश्चन बदल रहा है, ठीक ना, और पूछा जा चुका है उत्तम कोटि का जौ का प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से नहीं, बनावली से यह प्राप्त हुआ है। हल, हवन कुंड और मिट्टी का बना हुआ हल। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि हल कुंड का प्रमाण कहाँ से मिला?
क्योंकि इसको क्लियर करना होगा, नहीं तो आप लोग गलत हो जाएगा, गलत नहीं करना है। हॉल कुंड शब्द रहेगा या जुते हुए खेत का साक्ष, तो कालीबंगा से मिट्टी का बना हुआ हॉल जिसको खिलौना में प्रयोग किया जाता था उसका प्रमाण, तो बनावली आंसर यहां हो जाएगा। ठीक है, धौलावीरा यही अंतिम है, 7वां। यह एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है। अभी हम लोग 2 स्तरीय नगर पढ़े ना, तो 2000 से ज्यादा स्थलों की खुदाई किया गया है जिसमें एक की घेराबंदी नहीं की गई थी। कौन था? चान्हुद्रो, तो वो आप लोगों को याद हो गया। तो उसी तरह से यह भी ध्यान देना है कि 2000 से ज्यादा स्थलों की खुदाई की गई है, जानकारी हम लोगों को मिल गया है, जो सभी 2 भागों में बटे थे, लेकिन एकमात्र इकलौता यह स्थल है जो कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। बीच में मध्य आ जाता है शब्द, यह 3 भागों में विभाजित है। वर्तमान में सबसे बड़ा स्थल, यहां से खेल का मैदान, शतरंज का बोर्ड, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षर और सबसे उत्तम कोटि का जल प्रबंधन का प्रमाण जो है यहां से मिल जाता है। तो यह 7 जो नगर की संज्ञा दी गई थी, वहीं 7 नगर के बारे में। इसके बाद अन्य स्थान भी है जो हम लोग अगले क्लास में इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके बाद यही रिवीजन क्लास जो है हम लोगों का साइंस का जो है वह चलेगा। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? तेजी में 3 जगह से, लोथल से भी 3 जगह से मिला है, हवन कुंड या अग्नि कुंड। तो हम लोग अब अगले क्लास में फिर हम लोग चर्चा करेंगे। यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे अन्य स्थल से। ठीक है, बोलिए। हाँ, वह ऑफिस में, चूंकि यह इसमें हम लोग उतना चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह रिवीजन क्लास है, फाउंडेशन क्लास नहीं है। ऑफिस में आप आइए, बताते हैं।